हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, उपसंयोजन यौगिक। और इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि उपसंयोजन जो यौगिक चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने लिया था, डिटेल में समझा था कि उपसंयोजन यौगिक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड क्या होती हैं, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, ये सभी चीजें हमने पहले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि लिगेंड क्या होता है, डिटेल में कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं ये भी हमने देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि वीबीटी सिद्धांत यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। क्लियर हो गया। ये तीनों जो वीडियो लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड अगर आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है केमिस्ट्री के से रिलेटेड, वो सभी वीडियोस आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम समझेंगे कि वर्नर सिद्धांत क्या होता है, यानी कि वर्नर थ्योरी किसे कहते हैं। डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। ज्यादातर इसमें थ्योरी है, लिखने वाला चीजें ज्यादा है, तो आपको पहले से ही लिख के प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो चीजें समझाने वाली होंगी वो हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। समझते हैं कि वर्नर सिद्धांत क्या होता है। वर्नर सिद्धांत का एक और नाम होता है संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। तो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे प्रकार के पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। हमने पहले ही दिन आपसे बोल दिया था कोई भी टॉपिक अगर 1 नंबर का भी आ रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे तो बात 4 नंबर की है। मैक्सिमम अगर 4 नंबर का नहीं भी आ रहा है तो 3 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वर्नर सिद्धांत किसे कहते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि संयोजकता का वर्नर सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी कि वर्नर थ्योरी ऑफ वैलेंसी किसे कहा जाता है। प्रॉपर डिटेल में इन दोनों का क्वेश्चन एक ही होने वाला है, बस पूछने का अलग अलग तरीका है जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनर आजमाते हैं। ठीक है। वर्नर सिद्धांत होता क्या है, बहुत सारे इसमें अवधारणाएं हैं, लगभग 6 अवधारणाएं आपको वर्नर सिद्धांत में वर्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पहली अवधारणा क्या है, लिखेंगे क्या, एक हेडिंग डालेंगे, संयोजकता के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। क्लियर हो गया। पहली इसकी अवधारणा क्या है, पहली अवधारणा वर्नर साइंटिस्ट ने जो हमें बताया था वो ये बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जो आपका सेंट्रल मेटेलिक एसिड या एटम होता है उसका कम से कम 2 वैलेंसी होती है, 2 संयोजकताएं होती हैं। पहली वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इसको समझते हैं। पहली वैलेंसी कहता है कि जिनका उपयोग धातु अपने समान लवण यानी कि अपने जैसे सॉल्ट बनाने में या सॉल्ट के निर्माण के लिए करता है। जब भी आप प्राथमिक संयोजकता देखेंगे किसी भी उपसंयोजन यौगिक का, तो वो क्या करता है, जो प्राइमरी संयोजकता होगा इसका काम होगा कि अपने ही जैसे मेटल यानी कि धातु का लवण के निर्माण के में काम लेना। ठीक है। अपने जैसे जो धातु होंगे उनके जैसे और बहुत सारे लवण यानी कि साल्ट का निर्माण करता है। इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल में क्या ले लिया, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे PTCl4 और कामा COCl3, उसके बाद हम लेते हैं CuSO4। अब ये जो SO4 होता है यानी कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, SO4 है, इसके ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। ठीक है। तो -2 चार्ज हमने लगा दिया, आगे नहीं पीछे लगाएंगे, -2 चार्ज। उसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं क्या, आपका
AgCl। अब Cl है तो उसके पास हमेशा -1 होता है, एक लिखते नहीं है, केवल माइनस का निशान लगा देंगे, फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे कैसे? जब आप इस तरह के जो धातु हैं उनको देखेंगे, जो आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे ले लिया यहाँ पे PtCl4, उसके बाद CuCl3, उसके बाद CuSO4-2, उसके बाद AgCl-। अब यहाँ पे वैलेंसी निकालेंगे कैसे? ये जो आपको नंबर दिख रहा है सभी एग्जांपल्स में, जैसे PtCl4 यानी कि जो प्लेटिनियम क्लोराइड है वो कितना है? 4 है, तो इस पूरे एलिमेंट्स का संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। वैसे यहाँ पे CuCl दिख रहा है, इसकी संयोजकता कितनी है? 3। उसके बाद CuSO4 की संयोजकता क्या मान लेंगे हम? ये जो माइनस के 2 है इसको संयोजकता मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे AgCl की संयोजकता कितनी हो जाएगी? केवल माइनस है तो इसका मतलब 1 यहाँ पे संयोजकता है, तो टोटल जो संयोजकता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 4, 3, 2 और 1। यही आपकी प्राइमरी संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसी तरह किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का प्राथमिक संयोजकता निकाला जाता है। क्लियर हो गया? पहले आप क्या करेंगे? एग्जांपल्स को लिखेंगे, जो नीचे नंबर होगा वो उस पूरे एलिमेंट की संयोजकता कहलाएगी, या जो आयन होता है, या तो नीचे के नंबर्स को गिनते हैं या ऊपर लगे आयन्स को ही हम प्राइमरी संयोजकता बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। क्लियर हो गया? प्राइमरी संयोजकता समझ में आ गई। अब देखते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन कहता है कि जिनका उपयोग धातु यानी कि मेटल, ऋण आयन, धन आयन या उदासीन अणु के साथ मिलकर संकुल निर्माण करते हैं, जिनके उपयोग से, यानी कि सेकेंडरी जो वैलेंसी है, इनके उपयोग से हम क्या करेंगे? या तो धातु का निर्माण कर सकते हैं, या तो ऋणायन, धनायन या उदासीन, इन तीनों में से किसी एक अणु के मदद से हम एक संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, यानी उपसंयोजन यौगिक बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं K3FeCN6, ठीक है। ये एग्जांपल हम हर बार इसलिए लेते हैं ताकि आपको अलग अलग एग्जांपल याद करके कंफ्यूजन ना हो, एक ही एग्जांपल से आप चीजों को समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो वैलेंसी है, यानी द्वितीय जो संयोजकता होती है, उसके कहने का मतलब ये है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड के साथ, आपको पता होगा जो स्मॉल ब्रैकेट में होता है इसको हम लिगेंड बोलते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट के पहले जो भी एलिमेंट या तत्व लिखा होता है इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड के साथ जितने बंध के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये लिगेंड कितने बंध से जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु से? 6 बॉन्ड के साथ, 6 बंध के साथ जुड़ा है, तो ये 6 ही क्या हो जाएगा? आपका द्वितीयक संयोजकता को बताएगा, द्वितीयक संयोजकता को बताएगा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है। अब आपने जब हमने पहला लेक्चर आपको दिया था तो वहां पे बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितनी संख्या से जुड़ा होता है, जितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, उस संख्या या उस बॉन्ड को ही उपसंयोजन संख्या भी कहा जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि द्वितीयक संयोजकता का मतलब ये है कि जितनी उपसंयोजन संख्या यहाँ पे दी गई होगी वो उस पूरे संकुल यौगिक यानी पूरे उपसंयोजन यौगिक का द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उपसंयोजन संख्या होती है उसी को ही द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है या माना जाता है। आगे ये पॉइंट्स में हम लिखवा भी देंगे। वर्नर सिद्धांत का एक पॉइंट ये भी है, वहां पे सीधे साफ शब्दों में कहा गया है कि जो उपसंयोजन संख्या होता है उसी को ही द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहले पॉइंट में हमने दो चीजें देखी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, यानी कि ये जो आपका सेंट्रल एटम होगा, इसके 2 संयोजकताएं होंगी। प्राथमिक संयोजकता हम कैसे निकालते हैं? जो भी नीचे नंबर दिया गया होगा या जो भी आयन होगा वही किसी भी एलिमेंट्स का प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। द्वितीयक संयोजकता हमेशा याद रखेंगे, लिगेंड जितने भी नंबर से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसी को हम उपसंयोजन संख्या या द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। वर्नर सिद्धांत का पहला पॉइंट डिटेल में हमने समझ लिया।
ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समझते हैं इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ऐसे करके 6 पॉइंट्स हम समझेंगे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाता है? अगला पॉइंट आपसे कहता है कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है, यानी प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, हमेशा ये क्या होगा? आयनित होगा, यानी इनके अंदर आयंस जरूर पाए जाते हैं। जैसे कि माइनस चार्ज हो गया, ये आयन कहलाता है, प्लस चार्ज हो गया। अगर उदासीन है तो इसके अंदर कोई आयन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप प्राइमरी संयोजकता देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी देखते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये आयनित होता है, यानी इसके पास आयंस पाए जाएंगे, जिसे टूटी रेखा का मतलब क्या है? डैश डैश लाइन से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे कि यह सदैव ऋण आयन से ही संतुष्ट होता है। अब ये पॉइंट है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कोई एक संकुल यौगिक यानी उपसंयोजन यौगिक ले लिया K3FeCN6, ठीक है, इस यौगिक को ले लिया है। अब यहाँ पे आपको जो ये केंद्रीय धातु परमाणु दिख रहा होगा Fe क्या होता है? अभी कहा गया है डिफिनीशन में कि प्राइमरी संयोजकता आयनित होती है, यानी ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा ये आयंस में पाए जाएंगे। Fe आपको पता होना चाहिए कि 2+ आयन में भी पाया जाता है। Fe आपको 2+ आयन में भी दिखेगा, और Fe यानी कि फेरस आपको 3+ आयन में भी दिखता है। तो दो प्रकार के आयन इस Fe से बन जाते हैं, यानी कि फेरस से बन जाते हैं। फेरस दो प्रकार के आयन बनाएगा, एक तो Fe2+ और एक Fe3+। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर। अब ये जो Fe2+ है, कहने का मतलब क्या है कि जिसे हम टूटी रेखा से यानी कि डैश डैश लाइन से दर्शा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने Fe ले लिया है, अब इस Fe को हम क्या करेंगे? दो टूटी रेखा से दर्शाएंगे, इस तरह से दो डैश डैश लाइन से दर्शा देंगे, और ये जो हम दर्शाने का तरीका है यही प्राथमिक संयोजकता का दर्शाने का, किसी भी आयन को दर्शाने का तरीका हो जाता है। यही डिफिनीशन में बोला भी गया है कि प्राइमरी जो संयोजकता है ये आयनित होगी, यानी इनके अंदर आयंस पाए जाएंगे। अब इसमें जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे यहाँ पे फेरस था तो फेरस आयनों में पाया जाता है। अब कह रहा है कि जो आयंस पाए जाएंगे इसको हम इस तरह से डैश लाइन से दर्शाएंगे। अब चूंकि हमने Fe2+ लिया था तो दो डैश लाइन से दर्शा दिया है। क्लियर हो गया? और एक पॉइंट इसमें कहा गया है कि ये सदैव ऋणायन से संतुष्ट होता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? अभी हमने प्राइमरी वैलेंसी में आपको एग्जांपल लेके बताया है। एग्जांपल हमने क्या लिया था कि PTCl4, उसके बाद COCl3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पूरे एग्जांपल में जो Cl आ रहा है इसके पास माइनस चार्ज जरूर होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर COCl के पास भी माइनस चार्ज होगा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल और लिया था, एक एग्जांपल हमने अब क्या ले लिया? हमने लिया था CuSO4 2-। अब यहाँ पे देखिए SO4 के पास भी 2 माइनस के चार्ज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी संयोजकता होगा उसके पास ऋण आयन जरूर पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए Cl के पास माइनस चार्ज है, इस वाले Cl के पास भी है, CuSO4 के पास भी माइनस चार्ज है। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी प्राइमरी संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? पॉइंट ये कह रहा है कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है पहली बात तो आयनित होगी, ये हमने दिखा दिया कि आयनित है। उसके बाद कहा है कि इसे हम टूटी रेखा से दर्शाएंगे, यानी डैश डैश लाइन से दर्शाते हैं। तो हमने डैश डैश लाइन से भी कैसे दर्शाया जाता है ये भी बता दिया। फिर कहा गया था कि ये सदैव ऋणायन को संतुष्ट करता है, यानी जो भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसमें कहीं न कहीं माइनस चार्ज प्रदर्शित किए जाएंगे या उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया? ये पूरा सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द्वितीय जो संयोजकता होगी यानी कि सेकेंडरी जो वैलेंसी होगी ये इसका उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या थी? आयनित थी। उसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये अनआयनित हो जाएगी, अनआयनित हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी आयंस नहीं पाए जाएंगे, ना ही प्लस चार्ज पाया जाएगा और ना ही माइनस चार्ज पाया जाएगा। अगला पॉइंट इसी में है कि जिसे ठोस रेखा यानी एक इस तरह से पूरा लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा, इसको हम इस तरह डैश डैश से नहीं प्रदर्शित करेंगे, इसको पूरे लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा। और अगला पॉइंट इसे हम लिखेंगे कि यह लिगेंड से प्राप्त जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं
उसको संतुष्ट करता है या उसी से संतुष्ट होता है। तीनों पॉइंट्स का मतलब धीरे धीरे समझते हैं। एग्जाम्पल पहले लेंगे। यहाँ पे हम फिर से अपना एग्जाम्पल कह लेते हैं जो अभी हमने लिया यहाँ पे K3FeCN6, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल में कहने का पूरा इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ये लिगेंड से जितने भी आयन से जुड़ा है, लिगेंड कितने आयन से जुड़ा है? 6 आयन से। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया आपका? पहली बात तो Fe हो गया। अब यहाँ पे लिगेंड कितना है? 6 है, ठीक है। लिगेंड की संख्या, लिगेंड से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि इस Fe से 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ जा 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन Fe से जुड़े हैं इसको हम पूरे ठोस रेखा से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया Fe, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे Cn है तो 6 हम ठोस रेखा वाली लाइन बना देंगे, ठीक है। इस तरह से ठोस रेखा वाली 6 लाइनें बना देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? प्रॉपर एक केंद्रीय धातु परमाणु दिख रहा है और लिगेंड से प्राप्त जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उसको हमने एक ठोस रेखा से प्रदर्शित कर दिया। पूरे लाइन का मतलब यही है। पहले तो हमने बताया कि ये अनआयनित है, यानी इसमें कोई भी आयन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। केवल जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा इसके साथ लिगेंड के साथ जितने भी बॉन्ड से जुड़ा होगा उन सभी बॉन्डों को हम प्रॉपर ठोस रेखा से प्रदर्शित कर देते हैं। और इस तरह की जो वैलेंसी होती है उसी को हम द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? हमेशा याद रखिएगा, द्वितीयक संयोजकता हमेशा लिगेंड से जुड़ा जो भी नंबर होगा, जो भी उपसंयोजन संख्या होगी, चाहे 6 हो 7 हो, उसी से ही संतुष्ट होता है। ये हो गया वर्णन सिद्धांत का 3 पॉइंट। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है या कह सकते हैं पूरा करना चाहता है। अभी हमने पहले पॉइंट में बताया था कि जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ये 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब यही पॉइंट एक दूसरे तरीके से कहा जा रहा है वर्णन सिद्धांत के अंदर कि जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं यानी कि सेंट्रल एटमिक कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, हाँ सेंट्रल मेटलिक एटम जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी प्राथमिक वैलेंसी यानी कि प्राइमरी संयोजकता और द्वितीय संयोजकता ये चाहते हैं कि इनका दोनों संयोजकता हमेशा पूरी तरह से पूरा हो यानी कि संतुष्ट हो। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द्वितीय संयोजकता उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। ये अभी हमने आपको सेकंड पॉइंट में समझाया था, द्वितीय संयोजकता के अंदर ही समझाया था। एग्जांपल से देख लीजिए कि द्वितीय संयोजकता जो होती है वो उप संयोजन संख्या के बराबर कैसे होती है। हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं K3FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे साइनाइड कितने हैं? 6 बॉन्ड से इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है ये लिगेंड से जितने भी बॉन्ड से जुड़ा होता है, जैसे 6 बॉन्ड से साइनाइड यानी कि लिगेंड आपका हो जाएगा। ये जो आपका ब्रैकेट में होता है स्मॉल ब्रैकेट में, इसको ही लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड आवेश के आधार पे 3 प्रकार का होता है, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड माइनस होता है यानी ये कह सकते हैं ऋणावेशित लिगेंड है। अब ये जो ऋणावेशित लिगेंड है ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 संख्या से जुड़ी हुई है, 6 बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और ये जो 6 बॉन्ड है इसी को हम द्वितीयक संयोजकता कहते थे, द्वितीयक संयोजकता कहते थे। अब इसी द्वितीय संयोजकता को ही याद रखिएगा, जो द्वितीय संयोजकता होती है इसी को उप संयोजन संख्या भी कहते हैं, उप संयोजन संख्या भी कहते हैं। इसी कारण कहा गया है कि जो भी द्वितीय संयोजकता होगी वो इस उप संयोजन संख्या के बराबर होती है, इक्वल होती है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगला पॉइंट समझते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे इसी पॉइंट में और समझ लेते हैं। देखो आपसे कहा गया है द्वितीय संयोजकता के बारे में। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, वो एलिमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। या आपको एक्स्ट्रा में लिखवाया जा रहा है तो आप नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके लिखेंगे, नोट्स बनाकर ही लिख लीजिएगा, नोट्स बनाकर ही लिखेंगे। जैसे आपको अगर एजी दे दिया जाए, एजी 2+ दिया जाता है, या कह सकते हैं Zn2+ दिया जाता है, या Fe2+ दिया जाता है। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी द्वितीय संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। जैसे Ag की बात कर ले तो इसकी द्वितीय संयोजकता कितनी होगी, 2 होती है। वहीं पे Zn2+ की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। Fe2+ यानी फेरस जो आयन होता है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। ये हमने आपको वीवीटी सिद्धांत में भी बता रखा था। संयोजकता अबद्ध सिद्धांत का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखेंगे, एक पॉइंट हमने इसके बारे में बताया हुआ है। अब ये हो गया उप संयोजन यौगिक, या इसी को हम कोई भी मान लेते हैं, तत्व आपका दिया गया है जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो Ag की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, Zn2+ की 4 और Fe2+ की 6। अब क्या करेंगे, ये जो 2, 4 और 6 लिखा हुआ है, इसकी त्रिविम ज्यामितीय संरचना कैसे बनेगी। जब भी Ag2+ दिखेगा और इसकी संयोजकता हमेशा 2 होती है, इसकी संरचना कैसे बनेगी, याद रखिएगा, इसकी संरचना रेखीय बनती है। ये हमने आपको वीवीटी सिद्धांत में बताया था। उसके बाद 4 जो है, इसका संरचना कैसे बनेगा, चतुष्फलकी बनेगा, चतुष्फलकी बनता है। और उसके बाद जो ये 6 है, इसकी संरचना अष्टफलकी, अष्टफलकी बनता है। क्लियर हो गया। ये हमेशा याद रखिएगा, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। जैसे Ag2+, Zn2+ और Fe2+, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, 4 और 6। हमेशा जो 2 होगा, इसकी त्रिविम संरचना यानी कि 3D स्ट्रक्चर रेखीय होगा, लाइनरी होगा। उसके बाद 4 जो है, इसकी 3D स्ट्रक्चर चतुष्फलकी होगी। 6 जो है, इसकी 3D स्ट्रक्चर अष्टफलकी होती है। क्लियर। ये अलग से आप लिख लेंगे इसी पॉइंट के अंदर नोट्स बना के। क्लियर हो गया। तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट हमने समझ लिया। आप समझते हैं आखिरी पॉइंट वर्नर सिद्धांत का। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है, ये त्रिविम निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो आपका Ag पाया जाता है, यानी Ag2+ होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो इसकी त्रिविम संरचना कैसी बनेगी, यानी 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब आप Ag2 को देखेंगे तो इसकी जो आपकी कह सकते हैं द्वितीय संयोजकता वैलेंसी होगी, वो 2 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसकी त्रिविम संरचना की अगर बात कर लें, त्रिविम संरचना यानी कि 3D स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, तो ये बनेगा इस तरह से, Ag हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक रेखा से 2 लाइनों से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इस Ag2 का त्रिविम संरचना। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो द्वितीय संयोजकता है ये त्रिविम निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि अगर आपका Ag2+ है तो इसकी संयोजकता 2 है, तो इसकी त्रिविम संरचना कैसी हो जाएगी, इस तरह से दिखेगी। ये एक निश्चित दिशा में स्थित है। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, Fe2+ ले लेते हैं, फेरस ले लेते हैं। फेरस की द्वितीय संयोजकता कितनी थी, 6। लेकिन इसका संरचना कैसे बन रहा था, इसकी संरचना कैसी बनी है, रेखीय बन गई है। हमने बताया था कि जो भी अगर वैलेंसी 2 है तो इसकी संरचना रेखीय बनेगी। अब अगर इसकी वैलेंसी 6 है तो इसकी संरचना बननी चाहिए अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना कैसे बनेगी, हमने क्या बोला कि संयोजकता है 6। संयोजकता 6 का मतलब है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, ये किससे जुड़ा है, ये 6 बॉन्ड से जुड़ा है जो ठोस लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 6 ठोस लाइनों से जोड़ देंगे। इस तरह से 6 ठोस लाइनों से पहले जोड़ देंगे, इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी जो त्रिविम संरचना बनेगी वो अष्टफलकी बनेगी। अष्टफलकी कैसे बनेगी, अष्टफलकी संरचना कैसे बनता है इसको देख लीजिए। पहले हमने कुछ नहीं किया, हमेशा याद रखिएगा फेरस की संयोजकता होती है 6। ठीक है,
या द्वितीय संयोजकता होती है 6। द्वितीय संयोजकता का मतलब सीधे सीधे ये होगा कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe केंद्रीय धातु परमाणु है तो ये 6 ठोस लाइनों से यानी कि 6 पक्के बॉन्ड से जुड़ेगी। 6 पक्के बॉन्ड से जुड़ गई है, 6 ठोस लाइनों से जुड़ गई है। अब संरचना इसकी अष्टफलकी हमने बनानी है। अष्टफलकी कैसे बनेगा, हम इसको पहले ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे बराबर के लाइनों में मिला देंगे। जब तक बराबर नहीं होता वहां तक मिलाएंगे, ठीक है, इसको बराबर के लाइनों में मिला देंगे। ये हो गया इस तरह से। पहले इसको पूरा हम अच्छे से बना लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि इधर साइड आके मिले, इस तरह से, ठीक है। तो पहले हमारा क्या बनेगा, इस तरह से एक ठोस लाइनें बन जाएंगी। ये हमारा आगे निकला होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक इस तरह से स्क्वायर बनेगा अष्टफलकी संरचना में। जो भी अपना केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जितनी संयोजकता होगी उतने लाइनों से हम बना देंगे। उसके बाद इस तरह से पहले एक वर्ग बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस वर्ग को हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे इन दोनों वर्गों को। अभी ये अष्टफलकी संरचना नहीं बनी है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम इसको मिला देंगे इस तरह से, ऐसे, और ये जो आपका दोनों डैश है इसको भी हम इस तरह से ऐसे की साइड मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो आपका संरचना बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका अष्टफलकीय स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है। क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, इस Fe को पहले 6 संयोजकता थी तो 6 पक्के बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद डैश डैश लाइनों से इसको मिलाएंगे। अंदर आपका इस तरह से 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इस तरह से 2 त्रिभुज बन रहा है और एक इस तरह से वर्ग प्रॉपर बना है, ठीक है। इस तरह से जब पूरा बन जाएगा तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने वर्नर सिद्धांत को देख लिया है। वर्नर सिद्धांत के 6 पॉइंट्स में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पूरे सिद्धांत में खाली 2 चीजों की बात हो रही थी, प्राथमिक संयोजकता के बारे में और द्वितीय संयोजकता के बारे में। और ये प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता थी क्या, तो केंद्रीय धातु परमाणु के ही 2 संयोजकताएं पाई जाती हैं। उन दोनों संयोजकता से रिलेटेड पूरा का पूरा वर्नर सिद्धांत आपको दिया गया है। क्लियर हो गया। ये टॉपिक हमने डिटेल में समझ लिया है। कहीं भी अगर आपका डाउट बच रहा है तो आप पहले एक बार पूरे लेक्चर को दोबारा देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप अपना कमेंट से डाउट हमसे यहाँ भी पूछ सकते हैं, या अभी आगे आपको बता देते हैं आप कहाँ और पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक समझ में आया है तो या कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सप्रेस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का 4 लेक्चर हमने ले लिया है। कल हम लेने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर, जिसमें हम लेंगे लेक्चर नंबर 3 और डिटेल में समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिर उसके बाद समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। 2 टॉपिक कल वाले लेक्चर में कवर होने वाला है, तो कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।